गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। 12th पीसीबी एंड पीसीएम की केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। फर्स्ट चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था ठोसों में चुंबकीय गुण, और चुंबकीय गुणों में हमने 3 प्रकार पढ़ लिए थे, अनुचुंबकत्व, दूसरा पढ़ा था हमने प्रतिचुंबकत्व, और तीसरा पढ़ा था हमने लौह चुंबकत्व। अब इसके बाद जो हमारा 4th टाइप चलेगा वो है प्रतिलोह चुंबकत्व। प्रतिलोह चुंबकत्व। देखो, प्रतिलोह चुंबकत्व पदार्थ क्या होता है? ऐसे पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उन अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण दिखने में हमें वो कैसे दिखाई देते हैं, अनुचुंबकीय या लोह चुंबकीय। लेकिन वास्तव में वो ना तो अनुचुंबकीय होते हैं ना ही लोह चुंबकीय होते हैं। इनमें इलेक्ट्रॉनों के समानांतर तथा प्रति समानांतर व्यवस्था होने के कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, और जिनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है ऐसे चुंबकीय पदार्थों को प्रतिलोह चुंबकत्व कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ मैग्नीज ऑक्साइड MnO। मैग्नीज का हम यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जिसका ऑक्सीकरण निकालते हैं उसे क्या मान लिया जाता है, X। ऑक्सीजन पर आवेश होता है -2 = 0, तो यहाँ मैग्नीज पर ऑक्सीकरण क्या आ गया, +2। मैग्नीज कम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो मैग्नीज आता है 25 नंबर पर, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar3d5 4s2। यहाँ पर से हम इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो Ar और 2 इलेक्ट्रॉन 4s कक्षक से निकल जाएंगे, तो D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन और S के अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, 0। और जब 3d5 कक्षक आप बनाओगे तो मैंने बताया था D के 5 सब ऑर्बिटल होते हैं, एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन सबके अंदर आ जाएगा। तो देखा जाए तो वास्तव में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसके अंदर, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं इसके अंदर कितने, 5। और अकॉर्डिंग टू हमारे इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के ये होने क्या चाहिए थे, अनुचुंबकीय। लेकिन ये अनुचुंबकीय नहीं होंगे, ध्यान रखना। ये होते हैं कैसे, प्रतिचुंबकीय या प्रतिलोह चुंबकीय। अब प्रतिलोह चुंबकीय होने का कारण क्या है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन अयुग्मित अवस्था में तो होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे के क्या होते हैं, विपरीत चक्रण में होते हैं। जैसे एक इलेक्ट्रॉन समानांतर है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन इसके प्रति समानांतर हो जाएगा, तीसरा इलेक्ट्रॉन समानांतर है तो चौथा इलेक्ट्रॉन प्रति समानांतर हो जाएगा। हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित होने को तो सभी अयुग्मित हैं, लेकिन इनका चक्रण एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण इसके चुंबकीय गुणों को ये नष्ट कर देता है, इसके चुंबकीय गुणों को ये नष्ट कर देता है। इसलिए ऐसी कंडीशन में इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और ऐसे पदार्थों को हम कौन से पदार्थ कहते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय। वापस ध्यान से समझोगे, वे चुंबकीय पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित होते हैं, लेकिन ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो एक दूसरे के समानांतर तथा प्रति समानांतर, मतलब एक दूसरे के विपरीत चक्रण में, एक सीधा तो एक कौन सा, उल्टा। तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ऐसे चुंबकीय पदार्थों को हम कौन से चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ। तो इसके अंदर लिखना स्टार्ट करेंगे। वे चुंबकीय पदार्थ, वे चुंबकीय पदार्थ जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित होते हैं,
उपस्थित होते हैं, लेकिन ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन समानांतर व प्रति समानांतर अर्थात एक दूसरे के विपरीत चक्रण में उपस्थित होने के कारण एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को नष्ट कर देते हैं। जिसके कारण परिणामी चुंबकीय आघूर्ण शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसे पदार्थों को प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को प्रतिलोह चुंबकत्व कहते हैं। प्रतिलोह चुंबकत्व कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों का चक्रण इस प्रकार से रहता है, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्ण को एक दूसरे के विपरीत दिशा में होने के कारण क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण होता है, इनका चुंबकीय आघूर्ण म्यू से प्रदर्शित करते हैं इसे, और वो क्या होता है, जीरो होता है। तो ध्यान रखना है, प्रतिलोह चुंबकत्व के अंदर इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, और ध्यान रखना मैंने बताया था जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते थे उन्हें हमने अनुचुंबकीय पदार्थ कहा था। लेकिन अनुचुंबकीय पदार्थ में सभी इलेक्ट्रॉन एक ही चक्रण में होते थे, या तो सभी के सभी सीधे होंगे या सभी के सभी क्या होते थे, उल्टे होते थे। लेकिन प्रतिलोह चुंबकत्व में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के कौन से चक्रण में होते हैं, विपरीत चक्रण में। मतलब एक सीधा तो एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा। तो ऐसी कंडीशन के कारण ये एक दूसरे के चुंबकीय आघूर्णों को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, जीरो। ऐसे पदार्थों को क्या कहते हैं, प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं, तथा पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं, प्रतिलोह चुंबकत्व। इसके एग्जाम्पल भी लिख लेना। इसके उदाहरण है मैग्नीज ऑक्साइड MnO, Ma2O3 और V2O3 आदि। ये सभी प्रतिलोह चुंबकीय पदार्थ है। सबके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, लेकिन इनके इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे, विपरीत चक्रण में।
और विपरीत चक्रण में होने के कारण इनका चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इसके बाद लास्ट प्रकार बचा है हमारा 5वां, फेरी चुंबकत्व या फेरी लोहे चुंबकत्व। जिसे लघु लोहे चुंबकत्व भी कहते हैं। पांचवा प्रकार है हमारा फेरी चुंबकत्व या लघु लोहे चुंबकत्व। लघु लोहे चुंबकत्व। इसको ध्यान से समझोगे, लोहे चुंबकत्व, प्रतिलोह चुंबकत्व और लघु लोह चुंबकत्व 3 स्टेप्स वर्ड्स हमने काम में लिए थे। एक बार तीनों को मैं बता रहा हूं। एक तो मैंने बताया आपको लोहे चुंबकत्व, लोहे चुंबकत्व। एक बताया मैंने लघु लोहे चुंबकत्व, जो हमारा 5वां टाइप है। और एक वर्ड हमने काम लिया है प्रतिलोह चुंबकत्व। इन तीनों में डिफरेंस कैसे, किस प्रकार से याद करोगे? देखो, लोहे चुंबकत्व के अंदर तो क्या होता था कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते थे और सबके सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन एक ही चक्रण में होंगे और एक ही चक्रण में होने के कारण म्यू मतलब चुंबकीय आघूर्ण का मान सर्वाधिक होता था, सबसे अधिक। म्यू का मान क्या होता था? सर्वाधिक। लघु लोह चुंबकत्व के अंदर क्या होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉनों की कोई व्यवस्था नहीं पाई जाती। कोई इलेक्ट्रॉन सीधा, कोई उल्टा, कोई जरूर नहीं है। जितने इलेक्ट्रॉन समानांतर में हैं उतने इलेक्ट्रॉन प्रति समानांतर में होंगे। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन सीधे चक्रण में आ गए, फिर 1 इलेक्ट्रॉन क्या आ गया? विपरीत चक्रण में आ गया, फिर 2 इलेक्ट्रॉन सीधे चक्रण में आ गए, फिर 1 इलेक्ट्रॉन विपरीत चक्रण में आ गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन भी विपरीत चक्रण में आ गया। तो मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनों की कोई समान व्यवस्था नहीं होती है। अब देखो, इसमें जो सीधे चक्रण का है उसके चुंबकीय आघूर्ण को तो उल्टा वाला नष्ट कर देगा। ये दोनों सीधे चक्रण में हैं तो इन दोनों के चुंबकीय आघूर्ण को ये उल्टे चक्रण वाले नष्ट कर देंगे। लेकिन फिर भी एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बचा या नहीं बचा, तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कुछ न कुछ तो जरूर होगा। तो ऐसी कंडीशन में म्यू का मान मतलब चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता है। मतलब इसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है लेकिन बहुत कम। लघु, लघु का मतलब छोटा पाया जाता है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? लघु लोहे चुंबकत्व। प्रतिलोह चुंबकत्व में ध्यान रखना, जितने इलेक्ट्रॉन समानांतर में होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके प्रति समानांतर में हो जाएंगे। मतलब जितने सीधे इलेक्ट्रॉन है उतने ही कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? उसके विपरीत चक्रण वाले। तो ऐसी कंडीशन में सबके चुंबकीय आघूर्ण को एक दूसरे के, इसको ये नष्ट कर देगा, इसको ये नष्ट कर देगा, इसको ये नष्ट कर देगा, इसको ये नष्ट कर देगा। तो ऐसी कंडीशन में इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो प्रतिलोह चुंबकत्व में तो परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाएगा। लघु लोह चुंबकत्व में परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा लेकिन बहुत कम होगा। और लोह चुंबकत्व में कभी भी परिणामी चुंबकीय आघूर्ण 0 नहीं होगा बल्कि सर्वाधिक हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में तो लोह चुंबकत्व हो जाएगा। इससे थोड़ा कम हो जाए लघु लोह चुंबकत्व हो जाएगा। और जब चुंबकीय आघूर्ण 0 हो जाए तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो जाएगा? प्रतिलोह चुंबकत्व। अब हमने लोह चुंबकत्व के बारे में पढ़ लिया, प्रतिलोह चुंबकत्व के बारे में पढ़ लिया। अब हमारी टर्म चल रही है कौन सी? लघु लोह चुंबकत्व या फेरी चुंबकत्व। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि इसके अंदर भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो पाए जाते हैं लेकिन इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। कोई इलेक्ट्रॉन समानांतर आ गया तो कोई इलेक्ट्रॉन उसके क्या आ जाएगा? प्रति समानांतर। मतलब कोई इलेक्ट्रॉन सीधे चक्रण में है तो कोई इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा? उसके विपरीत चक्रण में। लेकिन कभी भी इसका परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का मान क्या नहीं होता है? 0 नहीं होता। अर्थात इसमें चुंबकत्व का गुण पाया जाता है लेकिन बहुत कम पाया जाता है। इसलिए ऐसे पदार्थों को कौन से पदार्थ कहेंगे? लघु लोह चुंबकीय पदार्थ। और पदार्थ के इस गुण को क्या कह देंगे? लघु लोह चुंबकत्व। तो इसकी परिभाषा नोट करेंगे, फेरी चुंबकत्व या लघु लोह चुंबकत्व की। वे चुंबकीय पदार्थ
जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तो उपस्थित होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के समानांतर व प्रति समानांतर के अनिश्चित क्रम में, मतलब कोई निश्चित क्रम नहीं होता, ध्यान रखना इसका, अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, अनिश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इसलिए इनका चुंबकीय आघूर्ण शून्य तो नहीं होता, चुंबकीय आघूर्ण शून्य तो नहीं होता, लेकिन इनका चुंबकीय आघूर्ण बहुत कम होता है। ऐसे चुंबकीय पदार्थों को फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं तथा पदार्थ के इस गुण को फेरी चुंबकत्व कहते हैं, तथा या इसी में लाइन चेंज करके लिख लो, इन पदार्थों का चुंबकीय आघूर्ण कम होने के कारण इन पदार्थों का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण कम होने के कारण इन्हें लघु लोह चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। लघु लोह चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। लघु लोह चुंबकीय पदार्थ भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसके, या पहले इसमें इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था देखें। इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था या जिसे डोमेन कहते हैं, इसे डोमेन कहते हैं इस इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। जैसे दो समानांतर हो गए, एक प्रति समानांतर हो गया, फिर एक समानांतर एक प्रति समानांतर, फिर दो समानांतर एक प्रति समानांतर। ऐसी कंडीशन में इनका कभी भी चुंबकीय आघूर्ण म्यू का मान क्या नहीं हो सकता, 0 नहीं होता है। इसे यहाँ तक नोट करोगे। इसका एक एग्जाम्पल भी लिख लेना, Fe3O4, ये फेरी चुंबकीय पदार्थ है।
अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश हुआ, पहला चैप्टर। कुछ क्वेश्चंस हैं बुक्स के पीछे के जो मैं आपको बोलता जा रहा हूँ, और उनमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बोर्ड पे नोट कराते जाऊँगा। जैसे हमारी बुक का पहला क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करोगे। बुक के पीछे के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है ठोस कठोर होते हैं क्यों। पहला क्वेश्चन पूछा है कि ठोस कठोर होते हैं क्यों। तो इसका जवाब हम क्या देंगे, मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका था जब मैंने ठोसों के सामान्य गुण लिखाए थे। तो उसके अंदर मैंने बताया था कि ठोस के कण बिल्कुल पास पास होते हैं तथा इन कणों के बीच में प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। इस प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल के कारण ही ये ठोस होते हैं, जो क्या होते हैं, कठोर होते हैं। तो पहला क्वेश्चन नोट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, ठोस कठोर होते हैं क्यों। आंसर लिख लोगे इसका कि ठोस के अवयवी कण, ठोस के अवयवी कण पास पास स्थित होते हैं तथा इन अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल उपस्थित होने के कारण ठोस मजबूत या कठोर होते हैं। ठोस होते हैं जो क्या होता है, मजबूत या कठोर होते हैं, मजबूत या कठोर होते हैं। ये हमारे बुक का पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्यों। ठोसों का आयतन निश्चित होता है क्यों। देखो, मैंने आपको ये एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझाया था कि ठोसों का आयतन व आकार निश्चित होता है। द्रव का केवल आयतन निश्चित होता है, आकार निश्चित नहीं होता, जबकि गैसों का ना तो आयतन निश्चित होता है ना ही आकार निश्चित होता है। तो क्या कारण है कि ठोसों का आयतन निश्चित होता है। ठोसों के अवयवी कणों के बीच में वही प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल पाया जाता है। ये आकर्षण बल से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। आकर्षण बल से जुड़े हुए होने के कारण ये अपने स्थान से क्या नहीं करते हैं, परिवर्तन नहीं करते हैं। मतलब ये अवयवी कण इसके नज़दीक वाले अवयवी कण के पास नहीं जा सकता। तो ये ठोस प्रबल बल से बंधे होने के कारण इनकी स्थिति अपरिवर्तनीय होती है। अपरिवर्तनीय का मतलब ये अपनी स्थिति के अंदर क्या नहीं कर पाते हैं, अवयवी कण परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ठोसों का आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे इसके आंसर में कि ठोस के अवयवी कणों के मध्य, अवयवी कणों के मध्य प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल होने के कारण, प्रबल अंतराण्विक आकर्षण बल उपस्थित होने के कारण ये अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं, परिवर्तन नहीं कर पाते हैं।
परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। इसलिए ठोसों का आयतन और आकार दोनों ही, आपसे आयतन नहीं पूछकर ऐसे पूछ ले ठोसों का आकार निश्चित होता है क्यों, तो भी हमको जवाब यही देना है कि ठोसों के अवयवी कण अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनके बीच में कौन सा आकर्षण बल पाया जाता है? प्रबल अंतराण्विक आकर्षण पाया जाता है। इसलिए ठोसों का आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं। तो दोनों क्वेश्चनों का जवाब इसी के अंदर नोट कर दिया, आयतन व आकार दोनों निश्चित होते हैं, दोनों निश्चित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं और उनके अंदर आपसे पूछ रहा है कि इनको क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोसों में क्या कीजिए, वर्गीकृत कीजिए या छांटिए। मतलब इनको बताना है कि कौन से क्रिस्टलीय ठोस हैं और कौन से अक्रिस्टलीय ठोस है। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित को अक्रिस्टलीय तथा क्रिस्टलीय ठोसों में वर्गीकृत कीजिए, ठोसों में वर्गीकृत कीजिए। और यहाँ एग्जाम्पल दे रखे हैं, पॉलीयूरेथेन, पॉलीयूरीथेन, नेपथलीन, बेंजोइक अम्ल, इसके अलावा टेफ्लॉन, टेफ्लॉन के अलावा पोटेशियम नाइट्रेट, सेलोफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, जिसे पीवीसी बोलते हैं शॉर्ट में, और रेसा, कांच, तांबा आदि। इनमें आपको छांटने हैं कि कौन से ठोस क्रिस्टलीय हैं और कौन से ठोस अक्रिस्टलीय हैं। तो हम किस प्रकार से पता लगाएंगे कौन से ठोस क्रिस्टलीय और कौन से अक्रिस्टलीय? तो ध्यान से सुनना, मैंने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर आपको पढ़ाया था। जब लिखाया था कि क्रिस्टलीय ठोसों में तो त्रिविम के अंदर उनके कणों की निश्चित ज्यामिति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में कणों की ज्यामिति अनिश्चित होती है, मतलब निश्चित ज्यामिति नहीं होती है। तो जिन की ज्यामिति निश्चित होती है वो तो सभी हो जाएंगे क्रिस्टलीय ठोस, और जिनकी ज्यामिति निश्चित नहीं होती है वो सभी कौन से हो जाएंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। अब हमें कैसे पता लगे किसकी ज्यामिति निश्चित है या नहीं है? तो आपको एक तरीका बताता हूँ कि जहाँ बहुलक है, पॉलीमर है, तो उनका ना तो कोई गलनांक फिक्स होता है ना क्वथनांक फिक्स होता है, इनकी ना कोई निश्चित ज्यामिति होती है। तो जितने भी पॉलीमर या बहुलक है वो सभी अक्रिस्टलीय ठोस होंगे, और जिनका निश्चित द्रव्यमान, ज्यामिति आदि जिनका निश्चित होता है वो सभी क्रिस्टलीय ठोस होंगे। जैसे पॉलीयूरेथेन,
एक बहुलक है, पॉली शब्द आ गया तो पॉली क्या आती है, बहुलक हो गया। टेफ्लॉन एक बहुलक है, सेलोफोन बहुलक है, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पॉली शब्द आ गया तो ये भी बहुलक है, रेशा भी बहुलक है और कांच भी अनिश्चित ज्यामिति वाला कण है। तो जिन जिनको मैंने बताया है इनकी कोई निश्चित ज्यामिति नहीं होती है, इसलिए ये सभी हैं जो क्या हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। जबकि नेपथलीन की एक निश्चित संरचना, निश्चित अणुसूत्र, निश्चित ज्यामिति होती है। बेंजोइक अम्ल का निश्चित सूत्र, निश्चित संरचना, निश्चित ज्यामिति होती है। पोटेशियम नाइट्रेट की निश्चित संरचना, निश्चित ज्यामिति होती है। और तांबा कॉपर का भी निश्चित परमाणु द्रव्यमान, निश्चित गलनांक, निश्चित क्वथनांक होता है। तो ये सभी क्रिस्टलीय हो गए। और पॉलीयूरिथेन, टेफ्लॉन, सेलोफोन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, रेशा और कांच ये सभी कौन से ठोस हो गए, अक्रिस्टलीय। तो हम इसको वर्गीकृत इस प्रकार से कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे अक्रिस्टलीय ठोस कौन कौन से हैं इसके अंदर। और एग्जाम्पल्स भी आपको यही ध्यान रखना है क्योंकि बुक्स में जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं वही एग्जाम्पल आपको बोर्ड में पूछे जाएंगे, इससे अदर एग्जाम्पल नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए इन्हीं एग्जाम्पल्स को आपको ध्यान रखना है। अदर एग्जाम्पल बहुत सारे हैं क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय ठोसों को हम ध्यान भी नहीं रख सकते, तो हमको तो जो बुक्स में एग्जाम्पल दे रखा है उन पर थोड़ा सा क्या करना है, गौर करना है। अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर सबसे पहले हम लिख देंगे पॉलीयूरिथेन, इसके अलावा टेफ्लॉन बहुलक है ये भी, इसके अलावा सेलोफेन, पॉलीवाइनिल क्लोराइड पीवीसी जिसे बोलते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, इसके अलावा रेशा, और कांच। इनकी ना तो कोई निश्चित ज्यामिति होती है, ना कोई त्रिविम में इनकी निश्चित कणों की व्यवस्था होती है, ना कोई निश्चित गलनांक होता है, ना कोई निश्चित क्वथनांक होता है। इसलिए ये सभी के सभी कौन से ठोस हैं, अक्रिस्टलीय ठोस। और दूसरा इसके अंदर क्रिस्टलीय ठोस में बच गए जो लिख दो, कौन कौन से बच गए क्रिस्टलीय ठोस में, कौन से बचे अब, एक तो क्या बच गया, नेपथलीन, एक है बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, एक है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, और एक हमारा बच गया क्या, तांबा। इनका निश्चित सूत्र, निश्चित ज्यामिति होती है, इसलिए सभी क्रिस्टलीय। अब जैसे नेपथलीन की स्ट्रक्चर पूछ ले तो दो बेंजीन अणु आपस में जुड़े हुए होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, नेपथलीन। बेंजोइक अम्ल का फॉर्मूला होता है बेंजीन पर COOH समूह जुड़ा हुआ होता है जिसे कहते हैं बेंजोइक अम्ल। पोटेशियम नाइट्रेट का सूत्र होता है KNO3 और कॉपर को हम क्या लिखते हैं, Cu। तो इनका निश्चित अणुसूत्र, निश्चित संरचना होती है, इसलिए सबके सभी कौन से ठोस हैं, क्रिस्टलीय। जबकि इनकी कोई निश्चित संरचना या निश्चित ज्यामिति नहीं होती, इसलिए सभी कौन से ठोस हो गए, अक्रिस्टलीय ठोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 और इम्पोर्टेंट भी है। हल्का सा दिमाग लगाने की आपको ज़रूरत है, आप तुरंत क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। सोचकर देखना, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एक ठोस के अपवर्तनांक का सभी दिशाओं में समान मान प्रेक्षित होता है, समान मान प्रेक्षित होता है। तो इस ठोस की प्रकृति पर टिप्पणी कीजिए। तो इस ठोस की प्रकृति पर
टिप्पणी कीजिए। क्या यह विदलन का गुण प्रदर्शित करता है? क्या यह विदलन का गुण प्रदर्शित करता है? क्या यह विदलन का गुण प्रदर्शित करता है? इम्पोर्टेंट लगाना है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में हल्का सा दिमाग लगाने की आपको आवश्यकता है। हमें कोई ठोस का नाम नहीं दे रखा, नाम को ये बता रखा है कि ये क्रिस्टलीय ठोस है या अक्रिस्टलीय ठोस है, और आपसे पूछ रहा है कि इसकी प्रकृति बताओ, और बताओ प्रकृति का मतलब कि ये क्रिस्टलीय है या अक्रिस्टलीय है, और ये भी बताना है कि इसमें क्या विदलन, विदलन का मतलब हमने बताया था तेज धारदार हथियार से काटने पर यदि वो नियमित दो सतहों पर चमकती हुई सतह के रूप में विभाजित हो जाता है तो उसमें विदलन का गुण होता है, और यदि ये दो नियमित सतहों के रूप में नहीं टूटकर अनियमित सतहों के रूप में टूटे तो उसके अंदर विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओगे कि इस क्वेश्चन को पढ़कर कि ये क्रिस्टलीय ठोस है या अक्रिस्टलीय ठोस है, और इसका आंसर इसकी पहली लाइन में ही दे रखा है कि ये ठोस क्रिस्टलीय होना चाहिए या अक्रिस्टलीय होना चाहिए। आपने दो पॉइंट पढ़े थे, एक समदैशिकता और एक विषमदैशिकता। समदैशिकता की परिभाषा हमने पढ़ी थी, जब किसी ठोस के कोई भौतिक गुणधर्म सभी दिशाओं में समान होते हैं तो उसे हमने समदैशिक कहा था, और जब किसी ठोस के भौतिक गुणधर्म सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं तो उसे हमने विषमदैशिक कहा था। और समदैशिकता का गुण पाया जाता था अक्रिस्टलीय ठोसों में, और विषमदैशिकता का गुण पाया जाता था कौन से ठोसों में? क्रिस्टलीय ठोसों में। अब तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया। ये कह रहा है कि अपवर्तनांक मतलब कोई भौतिक गुण है अपवर्तनांक जो सभी दिशाओं में समान है, अर्थात सभी दिशाओं में जब भौतिक गुण अपवर्तनांक समान हो गया तो इसके अंदर कौन सा गुण हुआ? समदैशिकता का या विषमदैशिकता का? तो हमें पता लग गया गुण समान है सभी दिशाओं में, तो इसका मतलब कौन सा गुण है? समदैशिकता का। अर्थात समदैशिकता का गुण है तो समदैशिकता का गुण कौन से ठोसों में पाया जाता है? अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। तो अर्थात इसकी प्रकृति मतलब कौन से प्रकार का ठोस हो गया ये? अक्रिस्टलीय ठोस। और अक्रिस्टलीय ठोसों में मैंने आपको अंतर लिखाया था जब बताया था कि क्रिस्टलीय ठोसों में तो विदलन का गुण पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण नहीं पाया जाता, तो इसके अंदर विदलन का गुण नहीं मिलेगा। ठोस की प्रकृति कैसी हो जाएगी? अक्रिस्टलीय। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इसमें कौन सा गुण है? समदैशिकता का। तो इसका आंसर हम लिखेंगे कि ठोस के अपवर्तनांक का मान सभी दिशाओं में समान है, अतः ठोस में समदैशिकता का गुण उपस्थित है। तथा यह गुण अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। तथा यह गुण अक्रिस्टलीय ठोसों में पाया जाता है। अतः इस ठोस की प्रकृति अक्रिस्टलीय होगी। फिर इसी में दूसरा क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ इसमें विदलन का गुण पाया जाएगा नहीं पाया जाएगा? तो हमें पता है कि अक्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण नहीं पाया जाता है। तो इसी में लिख लेंगे अक्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण। विदलन का मतलब धारदार हथियार से काटने पर जब नियमित सतह के रूप में, चमकदार सतह के रूप में विभाजित हो जाता है तो उसमें विदलन का गुण होता है, और जब ये विभाजित नहीं हो नियमित सतह के रूप में तो इसका मतलब उसमें विदलन का गुण नहीं होता, और विदलन का गुण अक्रिस्टलीय ठोसों में नहीं पाया जाता है। तो अक्रिस्टलीय ठोसों में विदलन का गुण नहीं पाया जाता है।
नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।